एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हो गई है हमारी 7 तारीख और 22 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 1-2 दिन में हमारे रोल नंबर भी आ जाएंगे और लीनियर अलजेब्रा हमारा ख़त्म हो चुका है। जिन बच्चों ने मेरे से 3 मॉक टेस्ट लिए हैं, तीनों मॉक टेस्ट में टोटल 45 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं और वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, तो विद सॉल्यूशन आपको वो मिलेंगे। सॉल्यूशन आपको बाद में मिलेगा, लेकिन पहले मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगी। ठीक है, पहले आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद या तो आप मेरे को वो PDF बना के आपके टेस्ट की कॉपी मेरे पास टेलीग्राम पर भेज दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। आप वहाँ से मैच कर लेना कि आपने कैसे किया है, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं और कहाँ कहाँ आपकी गलती हुई है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना। और अब उसके बाद हमने एनालिसिस यहाँ पे शुरू किया था। एनालिसिस में हमने ये बोल्जनो-वेरेस्टास थ्योरम, हेन-बोल थ्योरम यहाँ पे कर लिया। जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं सबके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको, सारे PDF। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स के टॉपिक्स हैं, ये हमने शुरू किए हुए हैं। हमने यहाँ पर तक कर लिया था, CR इक्वेशन तक हमने कर लिया था। आज मैं इसको आपको कंप्लीट करवाऊंगी। सिंगुलैरिटी से आगे कोची इंटीग्रल थ्योरम ये हमने सारा कर लिया था, एप्लीकेशन कर ली थी। तो हमारा स्टेट ये रह गया था, सिंगुलैरिटी वाला टॉपिक रह गया था और रेसिड्यू और कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, सिंपल हमारा इंटीग्रेशन हमें करना है जैसे हम 11th-12th में करते थे। ठीक है, तो रेसिड्यू और स्टेटमेंट ये सिंगुलैरिटीज़ हमारी रहती हैं। ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं एनालिसिस का कौन सा टॉपिक करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये सारा हमने कर लिया था। आज की क्लास का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको भेज दूंगी। तो देखिए, ये CR इक्वेशंस हमने कर ली थी। इंपॉर्टेंट है CR इक्वेशन, इसका प्रूफ भी और इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया है और एक एग्जांपल मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया है। दोनों ही एग्जांपल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं ना, वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा हो गया था, इसके भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो अब चलिए हम करते हैं सिंगुलैरिटीज़। ये हमारी सिंगुलैरिटी शुरू होती है यहाँ से, इससे ऊपर है हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना कोची इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ये PDF मैं भेज दूंगी ना, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से देख के ये क्वेश्चन सारे जो हैं सोल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए सिंगुलैरिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। देखो, सिंगुलैरिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रेगुलर पॉइंट क्या होता है। तो एनालिटिक पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है बट उस एनालिटिक पॉइंट का लिमिट पॉइंट है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉइंट। ये सीधा साफ मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। क्या? एनालिटिक पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एक ऐसा पॉइंट हमने ले लिया एनालिटिक पॉइंट, लेकिन जो फंक्शन हमने डिफाइन कराया, जैसे मान लो u+i/v है, कोई पॉइंट है z0 और z0 कैसा पॉइंट है? एनालिटिक पॉइंट है, लेकिन ये फंक्शन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस पॉइंट को, z0 को, यानी कि इस फंक्शन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। लेकिन उस एनालिटिक पॉइंट का, ये एनालिटिक पॉइंट है, उसका क्या है? वो लिमिट पॉइंट है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? रेगुलर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में क्या कहता है? अब उसके बाद देखिए सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को हम सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, जैसे रेगुलर पॉइंट तो अलग हो गया और सिंगुलैरिटी में क्या हो गया? ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी दोनों सेम बातें यहाँ पे हैं। फंक्शन है हमारे पास u+i/b, b ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मिनट बेटा, z=z0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z=z0 इज सेड टू बी ए सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी कब बोलेंगे? इफ f इज नॉट एनालिटिक एट z=z0। फंक्शन जो है z=z0 पर एनालिटिक नहीं है, बट z=z0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट। तो मतलब जो z0 है पॉइंट है, वो लिमिट पॉइंट होगा किसका? रेगुलर पॉइंट का। ठीक है, एनालिटिक पॉइंट या रेगुलर पॉइंट का। ओके, तो ये इन दोनों में अंतर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट में। ओके, चलिए, रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट बट नॉट एनालिटिक। ठीक है, क्या होना चाहिए? रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए और एनालिटिक नहीं होना चाहिए। वो क्या होती है? हमारे पास सिंगुलैरिटी होती है। नो एनालिटिक पॉइंट इम्प्लाइज नो सिंगुलैरिटी। अगर कोई एनालिटिक पॉइंट हमारे पास नहीं है तो उसका मतलब उसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर किसी के पास एनालिटिक पॉइंट नहीं है तो उसके पास कोई सिंगुलैरिटी यहाँ पे नहीं होगी। जो भी बीच में हमारे पास ट्रिक्स आती रहेंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी ताकि आपको
कोई और हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज नॉट एनालिटिक पॉइंट बट इन एवरी नेबरहुड दिस जेड देयर एग्जिस्ट रेगुलर पॉइंट। ठीक है। तो देखो क्या कहता है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एनालिटिक तो नहीं है, एनालिटिक पॉइंट नहीं है, लेकिन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड में, जेड के हर एक नेबरहुड में एक रेगुलर पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो उसके पास भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अगर फंक्शन, दोबारा बता रही हूँ, अगर फंक्शन के पास एनालिटिक पॉइंट नहीं है तो सिंगुलैरिटी नहीं होगी। अगर फंक्शन एंटायर है तो उसके पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे साइन जेड है तो साइन जेड हैज़ नो सिंगुलैरिटी। साइन जेड कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है ना, तो इसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी यहाँ पे नहीं है। ओके। देखिए अब एग्जाम्पल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। देखो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, एफ जेड इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन आएंगे ना ये 2.5 नंबर में ही पूछेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो इतने लंबे इनका सॉल्यूशन है नहीं, हमें सीधा बस लिखना होता है। देखो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, तो यहाँ पे जो दिक्कत दे रहा है कौन सा पॉइंट है, जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जब मैं जेड को 0 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये कैसा पॉइंट हो गया, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हो गया है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी, जेड अप्रोचेस टू 0 करूंगी तो 1/z आ जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/0, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पे फंक्शन हमें दिक्कत दे रहा है ना जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट उसका क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। ठीक है। एनालिटिक एट सी स्टार, ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक होगा किस पे, सी स्टार का मतलब क्या होता है, सी में से हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हमने क्या कर दिया, 0 को माइनस कर दिया, तो उस पर क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। लेकिन इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट सबको पता है 1/n जो हमारे पास सीक्वेंस होती है उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। तो सेम ये यहाँ पे चलेगा, तो 1/z जो है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। बट 0 इज अ लिमिट पॉइंट, लेकिन 0 इसका यहाँ पे लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 यहाँ पे क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। 0 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो गया किसका, सी स्टार का, और एनालिटिक है ये सी स्टार में, मतलब सी पर ये एनालिटिक नहीं है। कहने का मतलब ये है जो 1/z है वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन पर नोट एनालिटिक है, नोट एनालिटिक है। ठीक है, नोट एनालिटिक हो गया, और लेकिन 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, सी स्टार का। तो यहाँ पे सी स्टार मेंशन किया हुआ है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कंप्लीट सी पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो किस किस पॉइंट में दिक्कत आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी कब देगा, जेड इज इक्वल टू 1 2 3, तो 1 2 3 इसके क्या हो गए, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट का मतलब जहाँ जहाँ पे वो प्रॉब्लम दे रहा है हमें, मतलब इन्फिनिटी हमें वैल्यू मिल रही है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो हमारा कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, एनालिटिक है ना, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार करेंगे तो क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि ये 1 के इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्या है ये, नॉट एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक, तो दैट मीन्स इसके पास भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं है क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, इसमें पुट करने पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए या इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए। ठीक है ना, तो ये हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी यहाँ पे नहीं होगी। साइन जेड के बार के पास भी कोई सिंगुलैरिटी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है एफ ऑफ जेड ई रेस टू द पावर 1/z, जब जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी 1/0, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स जेड 0 इसका क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया, यानी कि इसकी सिंगुलैरिटी हमारे पास जेड इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट है एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स आर सिंगुलैरिटी, तो जो नेगेटिव नंबर पे ये लॉग क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर पे लॉग डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगी उसकी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सिंगुलैरिटी हो जाएंगी। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स आर सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड। ठीक है, हो गया। अब सिंगुलैरिटीज़ के हमारे पास टाइप हैं, कौन से, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कौन सी होती है, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटीज, सिंगुलैरिटी के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो हमारे पास होती है नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी हम बोलते हैं, जब लिमिट पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। दूसरा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो होती है जहाँ पर हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होते, सिंगुलैरिटी दैट आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ अदर सिंगुलैरिटी,
जो लिमिट पॉइंट है वो किसी दूसरी सिंगुलैरिटी के लिमिट पॉइंट ना बने। मतलब कहने का मतलब है लिमिट पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट ना करें। जहाँ पे भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया वो कौन सी हो गई, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हमारे पास हो गई। ओके, अब यहाँ से देखो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के हमारे पास 3 टाइप हैं। कौन कौन से? सबसे पहली सिंगुलैरिटी आती है रिमूवेबल, फिर पोल और फिर एसेंशियल। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, जहाँ पे फंक्शन की लिमिट जो आ जाए फाइनाइट आ जाए तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फंक्शन की लिमिट अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो हो जाएगा पोल बन जाएगा, ठीक है। और एसेंशियल सिंगुलैरिटी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कभी फाइनाइट आ रही है कभी इनफाइनाइट आ रही है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, एसेंशियल सिंगुलैरिटी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। पता चल गया, रिमूवेबल में फाइनाइट होनी चाहिए लिमिट, पोल में हमारे पास इन्फिनिटी और एसेंशियल में फाइनाइट और इन्फिनिटी दोनों, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वहाँ पे, तो वो बन जाएगी हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटीज, ठीक है। अब देखिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के कुछ एग्जांपल है हमारे पास। क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के एग्जांपल? एफ जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास है, इसकी जेड 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं। बिकॉज 1 2 3 आर नॉट लिमिट पॉइंट, मतलब इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या बना है, सेट 1 2 3 ये बन गया। और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये बात सबको पता है, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो ये कैसी सिंगुलैरिटी हो गई हमारे पास, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो देखो इसमें क्या कहता है, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड, जेड इज इक्वल टू 0, कैसी सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ये इसका लिमिट पॉइंट तो है लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 इस टाइप से बनेगा, लेकिन 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी, दिस इंप्लाइज नो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी है तो उसके पास नो नॉन मतलब एक भी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यहाँ पे नहीं होगी, इसका मतलब ये है। अब देखिए एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड, नॉन पॉजिटिव पे है रियल नंबर्स पे, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज की ये हो जाएंगे, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी अभी हमने पढ़ी थी, कौन सी थी, नॉन आइसोलेटेड लिमिट पॉइंट जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। उसके बाद है 1 बाई साइन जेड, 1 बाई साइन जेड 0 कहाँ पे, यहाँ पे कब दिक्कत आएगी, जब साइन जेड क्या हो जाएगा, 0, जेड 0, साइन जेड 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एन पाई। तो जेड इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। इसका लिमिट लगाएंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी आई है। और ये जेड इज इक्वल टू एन पाई हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है। जो लिमिट पॉइंट होगा वो तो नॉन आइसोलेटेड होगा, और जो लिमिट पॉइंट नहीं है, बगैर लिमिट पॉइंट के जो पॉइंट निकलेगा वो क्या बन जाएगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल जितने करोगे उतने ज़्यादा क्लैरिफाई यहाँ पे हो जाएगी डेफिनेशन। नेक्स्ट है एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 बाई जेड, साइन 1 बाई जेड ये 0 होगा तभी दिक्कत देगा। तो यानी कि साइन 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू कब होगा, ये हो जाएगा हमारे पास जेड इज इक्वल टू 1 बाई एन पाई, ठीक है ना। 1 बाई एन पाई ये तो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और लिमिट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे एन को तो ये हो जाएगा 0, लिमिट पॉइंट है तो ये बन जाएगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ओके, आ गया समझ में। चलिए, टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, देयर आर 3 टाइप ऑफ आइसोलेटेड, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये हमने पढ़ ली है। अब देखिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ इज सेड टू बी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ इट कैन बी रिमूव्ड और फंक्शन कैन बी रीडिफाइंड। अब जैसे कंटिन्यूटी में हम पढ़ते हैं रिमूवेबल कंटिन्यूटी, ठीक है, तो सेम ऐसे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में अगर हम उसको रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके हम उसको नई दोबारा से मतलब रीडिफाइन कर सकते हैं और उसको एनालिटिक बना देंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ओके, तो देखो जैसे ये फंक्शन है साइन जेड इफ जेड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और ये 5 इफ जेड इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, जेड इज इक्वल टू 0 पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्योंकि हम यहाँ पे 5 को ख़त्म करके 0 यहाँ पे रख सकते हैं, तब हम इसको रीडिफाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 5 की जगह आप 2 लिख लो, ठीक है। इफ जेड इज इक्वल टू 0 साइन जेड अपॉन जेड, इसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब बोलेंगे, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, और लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, जब 2 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी 1, क्योंकि साइन जेड अपॉन जेड लिमिट पुट करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 1, तो यानी कि जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, यानी कि उसको रिमूव करके हम लिमिट एग्जिस्ट करवा सकें, ठीक है।
तो वो होती है रिमूवेबल। रिजल्ट्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉर एन इन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले जेड इज इक्वल टू जेड नोट रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली है, और एफ जेड जो है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, तो फंक्शन ऑब्वियसली बात है बाउंडेड होगा इन सम नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट। और इसको रिमूव कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। रिमूव कैसे करेंगे, लिमिट जिस पॉइंट पे रिमूव हमने करना है वो पॉइंट अप्रोच कराओ, जेड अप्रोचेस टू जेड नोट, और उसको क्या करो, जेड माइनस जेड नोट इंटू में एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मेन आपने यहाँ पे याद रखना है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट एफ ऑफ जेड, ये इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा इसको रिमूव करने का। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद एफ जेड कैन बी रीडिफाइंड टू बिकेम एनालिटिक, एफ जेड को हम रीडिफाइन कर सकते हैं और उसको एनालिटिक बना सकते हैं उस तरीके से, ये 4th नंबर वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास पोल। एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ इज सेड टू बी ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। पोल ऑफ ऑर्डर एम कब बोलेंगे, जब हमारे पास जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, और लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट की पावर एम एफ जेड। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, फाइनाइट, या तो नॉन जीरो या तो नॉन इन्फिनिटी। ठीक है, या तो इन्फिनिटी नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी, नॉन जीरो और नॉन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर पोल है हमारे पास ऑर्डर एम का इस टाइप से है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इफ एम इज इक्वल टू 1 सिंपल पोल। जब एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाए 1, तो वो क्या बन जाता है, सिंपल पोल। और यहाँ से इसको रिमूव हम ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे, जेड माइनस जेड नोट की पावर एम इंटू में फंक्शन लेंगे एफ ऑफ जेड, जिस पे हमारा पोल बन रहा है, यानी कि जहाँ पे हमें वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, तो वही पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो ना जीरो होगी ना इन्फिनिटी होगी। ये बात आपने ध्यान रखना है, ये इसका रिजल्ट है, रूल है। ठीक है, एम की वैल्यू 1 है, सिंपल पोल बन जाएगा। अगर एम की वैल्यू 1 है ना, और वो सीधा, जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे 1/z है, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है 1, और ये z इज इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, हमें इन्फिनिटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये पोल है ऑर्डर 1। ठीक है, दिस इज अ सिंपल पोल। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1 हम इसको यहाँ पे बोलेंगे। ओके, चलिए देखिए अब ये आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, तो सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड माइनस जेड नोट की पावर m यानी कि 1 है, और इंटू में एफ ऑफ जेड, ये लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ से लिमिट जेड अप्रोच टू 0, तो जेड माइनस 0 एफ ऑफ जेड कितना 1/z, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1। लिमिट क्या आ गई, नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल पोल। ओके, तो इसका मतलब इसको हमने ऐसे सोल्व करना है। सेम ये 100 वाला है और सेम अब ये साइन जेड वाला है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल है आप अच्छे से कर लेना। साइन जेड का मतलब कहाँ पे है, ये जीरो किस पे बनेगा, जेड इज इक्वल टू एन पाई पे, तो हमें ये इन्फिनिटी मिल जाएगी, वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, तो जेड इज इक्वल टू एन पाई हमारे पास पोल बन जाएगा। कितने ऑर्डर का, 1 ही ऑर्डर का, क्योंकि पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंपल पोल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। सेम वही जैसे हमने उसके लिए पढ़ा था रिमूवेबल के लिए, सेम इसके लिए पढ़ेंगे। जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज अ पोल ऑफ एफ। ठीक है, तो फंक्शन का पोल है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने के बाद हम ये रिजल्ट लगाएंगे, और ये यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एल नॉट इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। पोल ऑफ ऑर्डर अगर m1 है तो सिंपल पोल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जेड एन अप्रोचेस टू जेड नोट, जेड एन और जेड नोट की वैल्यू यहाँ पे आपस में दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू जेड एन पे क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। और एफ ऑफ जेड, दूसरा रूल हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर m, और जी जेड नोट क्या होगा, नोट इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हम ये लगाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा कि इसको हमने कैसे लगाना है। ठीक है, तो 2 रूल है यहाँ पे, दोनों से हम करेंगे। इस वाले से तो हमने यहाँ पे कर लिया है, इस वाले से और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी नाइदर ए पोल नॉर ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, ना तो फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी ना इनफाइनाइट, तो वो क्या बन जाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 1/z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब मैं वैल्यू लूँ 1/2 n पाई, तो साइन
1/z 1/2n पाई का मतलब साइन 2n पाई हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और जब मैं ले लूँगी 2n पाई प्लस पाई/2 तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो वो सॉरी 1, क्योंकि पाई/2 है ना, तो क्या अप्रोच कर जाएगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो दोनों अलग अलग होगी, एक बार फाइनाइट, दोनों बार क्या आई फाइनाइट, और दोनों एग्जिस्ट नहीं करी क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जेड 0 पे क्या हो गई हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। ये 0 का मतलब ये है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने यहाँ पे पुट कराई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये क्या आ गई 0 को जा रही है क्योंकि सेम लिमिट पॉइंट इनका हो गया, सेम लिमिट पॉइंट हो गया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इनकी क्या आई है अलग अलग यहाँ पे आई है। तो इसका मतलब ये क्या है एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। आई बात समझ में? लिमिट तो सेम है लेकिन पॉइंट फंक्शन में पुट करने के बाद वो हमें अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। नेक्स्ट है एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1/z, जेड इज इक्वल टू 0। तो एक सीक्वेंस ये ले लिया हमने 1/n, एक ले लिया -1/n। सेम लिमिट पॉइंट क्या है 0, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक बार इन्फिनिटी आई एक बार 0 आई, तो भी क्या होगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। इसको हमने ऐसे चेक करना है। ठीक है, सेम ई की पावर -1/z²। रिजल्ट सेम वही है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नाइदर ए पोल नॉर ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। और यहाँ पे क्या है एंड डेल्टा जेड नोट, यानी कि सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट का पार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी, यानी कि पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा। उसके बाद है सेम, अगर डब्ल्यू सी इन्फिनिटी में से है, पूरे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन में से है, तो देयर एग्जिस्ट जेड एन अप्रोचेस टू जेड नोट एंड एफ ऑफ जेड एन जो है किसको अप्रोच करेगा डब्ल्यू को अप्रोच करेगा। उसके बाद है जीरोज ऑफ ए फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जीरोज ऑफ ए फंक्शन क्या कहता है, जेड इज इक्वल टू जेड 0 इज सेट टू बी ए जीरो ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी m ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन f इफ एफ जेड नोट इज इक्वल टू एफ डैश जेड नोट अप टू सो ऑन एफ ऑफ एफ माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एम जेड नोट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है जिस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है जेड नोट, फंक्शन की वैल्यू जो इस पॉइंट पर, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एक बार करो, 2 बार करो, m-1 बार करो, जब तक कि वो 0 आना बंद ना हो जाए, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 जब तक ना आए तब तक उसका डेरिवेटिव करो। जिस पॉइंट पर वो नॉट इक्वल टू 0 हमारा आ गया, तो इसका मतलब उस डेरिवेटिव पर वो जो डेरिवेटिव आया है, जिस भी डेरिवेटिव पर नॉन जीरो आया है ना, तो उसकी 0 बन गई, फंक्शन की क्या बन गई 0 बन गई। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, जब मैंने एफ ऑफ 0 पुट करा तो 0, जब मैंने इसका डेरिवेटिव करके पुट करा तो 2z आया, इसका भी क्या आ गया 0, जब डबल डेरिवेटिव किया तो 2 आया और नॉट इक्वल टू 0, तो जेड 0 इज अ 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, क्या हो जाएगी इसकी 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब जिस भी डेरिवेटिव पर वो वैल्यू नॉन जीरो देगा वो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी। वो डेरिवेटिव जो जितनी बार भी हमने डेरिवेटिव किया उस पर नॉन जीरो आया तो उसकी मल्टीप्लिसिटी यानी कि जीरोज ऑफ फंक्शन बन जाएगा। तो जीरोज ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, तो इस फंक्शन की जेड इक्वल टू 0 पे कितनी मल्टीप्लिसिटी है 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करने पर वैल्यू हमें क्या मिल रही है नॉन जीरो यहाँ पे मिल रही है। ओके, ये था जीरोज ऑफ फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरोज ऑफ मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए वही जेड माइनस जेड नोट की पावर m जी जेड, ठीक है, जितनी भी मल्टीप्लिसिटी निकालनी है इनको जब क्वेश्चन से करेंगे तो ये इजी वहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, सेम पोल की तरह है, ये लिखे हुए हैं उसकी, सॉरी क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था एसेंशियल सिंगुलैरिटी के रिजल्ट सेम। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए। एफ हमारे पास है 0 ऑफ ऑर्डर एम की मतलब एफ का m बार डेरिवेटिव किया जेड नोट पर और वो क्या आया नॉन जीरो। सेम जी हमारे पास है n ऑर्डर की 0 इसके पास, तो इसका मतलब नॉन जीरो। ठीक है, 0 ऑफ ऑर्डर n, ऐसे है हमारे पास जीरोज ऑफ ऑर्डर n। तो उसके बाद जब m और n बराबर होंगे तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। जब m बड़ा होगा n से, मतलब ऊपर वाला m है नीचे वाला n है, अगर ऊपर वाला बड़ा हो गया तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी, यानी कि m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी यहाँ पे बनेगी। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो जाता है, मतलब नीचे वाले की पावर ज़्यादा है, मान लो नीचे वाले की 2 है और ऊपर वाले की 1 है, तो जब नीचे वाला बड़ा हो गया तो वहाँ पे हमारे पास बन जाएगा पोल, और कितने ऑर्डर का n माइनस m ऑर्डर का। क्योंकि देखो अगर f फंक्शन के पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है और नीचे एक पावर बच गई, तो इसका मतलब ये पोल बनेगा, क्योंकि नीचे एक एक्स्ट्रा पावर मान लो ये इससे कैंसिल आउट हो गया
तो ये हमारे पास बना 1/g, तो ये 0 पुट करेंगे तो 1/∞, तो पोल बन गया, इन्फिनिटी आ गया। तो कितने ऑर्डर का बन गया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 ऑर्डर का पोल बन जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा ना तब सोल्व करके बताएंगे, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। जब ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो पोल बनेगा n-m ऑर्डर का, और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब z इज इक्वल टू z नोट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर m की जीरो है उसके पास, यानी कि पोल बन रहा है। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू z नोट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर mn ऑफ ए फंक्शन f की पावर n। ठीक है, ऑर्डर अगर फंक्शन है हमारे पास f की पावर n और उसके पास m ऑर्डर की हमारे पास क्या है, जीरो है, उस फंक्शन के पास क्या है, m ऑर्डर की जीरो है, तो टोटल कितने ऑर्डर का हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि mn ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, पोल। अब f इंटू जी है, f के पास m ऑर्डर की है, g के पास n ऑर्डर की है, तो m प्लस n ऑर्डर की जीरो उनके पास हो जाएगी। दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो उनकी प्लस हो जाएगी, यानी कि प्लस m प्लस n, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बात ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होंगी। ठीक है, तो उतने ऑर्डर का हमारे पास जीरो बन जाएगी। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू z नोट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर m ऑफ द फंक्शन f, m ऑर्डर की जीरो है और उसके डेरिवेटिव के पास कितने ऑर्डर की हो जाएगी, m-1 की। पोल है m ऑर्डर का, तो पोल कितने ऑर्डर का हो जाएगा, उसके डेरिवेटिव के पास m+1 का, एक ज़्यादा हो जाएगा, जीरो में कम और पोल में जो है एक ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद लिमिट पॉइंट ऑफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी इज नॉन आइसोलेटेड। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का, पोल का और एसेंशियल सिंगुलैरिटी का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज होगा। ठीक है, ये बात सबको पता है, लिमिट पॉइंट क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए जीरो ऑफ ए नॉन जीरो फंक्शन इज अ सिंगुलैरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ ए नॉन जीरो फंक्शन इज अ सिंगुलैरिटी। जो जीरोज ऑफ ए फंक्शन आएगा, नॉन जीरो फंक्शन की जो जीरोज आएंगी, जो उसका लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगी, सिंगुलैरिटी बनेगी। दैट मीन्स कैसी बनेगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद है नेचर ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो नेचर हमारा जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा वही नेचर हमारा एफ ऑफ 1/z जेड इक्वल टू जीरो के लिए होगा। जब जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी का नेचर सेम होगा, लेकिन जेड को हमें रिप्लेस कर देना है 1/z से, तो सेम इनका नेचर बन जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ एफ वाई। ठीक है, अगर कोई फंक्शन जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे एनालिटिक है तो वो फंक्शन 1/z, जो उसको जेड को रिप्लेस कर देंगे 1/z से और लिमिट चेंज हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 1/∞/1 है तो 1/∞ कितना आ जाएगा, जीरो। रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम हो जाएगा, सेम बात हो जाएगी, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, लिमिट का यहाँ पे खास ध्यान रखना है जब फंक्शन चेंज करेंगे तो। नेक्स्ट, एफ जेड हैज़ अ पोल रिमूवल सिंगुलैरिटी एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ एफ 1/z हैज़ अ पोल। वही सेम, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर पोल है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो सेम एफ 1/z पे भी वही चीज़ें होंगी जब जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/sin जेड, जीरो, जेड इज इक्वल टू n पाई आया। ठीक है, जेड इज इक्वल टू n पाई आया, जो इसकी लिमिट आई वो आई इन्फिनिटी। जो लिमिट आई है वो क्या बनेगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, यानी कि लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सिंगुलैरिटी हो गया। अब ये जेड इज इक्वल टू n पाई है, ये क्या बनी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दैट आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस अदर सिंगुलैरिटी। और इसका पोल कितने ऑर्डर की है, जीरो, ये पावर कितनी इसकी 1 ही है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1। एक एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। नेक्स्ट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z, जेड को मैंने z-0 लिख दिया, रिप्लेस कर दिया 1/z को मैंने z से, तो z इज इक्वल टू जीरो इस क्या होगी, इसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि साइन 1/z है तो मैंने इसको रिप्लेस करा तो ये बन गया साइन z, एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज एनालिटिक पॉइंट, तो इसका क्या हो गया, ये एनालिटिक पॉइंट हो गया। ठीक है, वही सेम जो रिजल्ट मैंने बताए थे, z को 1/z। अब इसको भी सेम, इसकी किस पे प्रॉब्लम है, 1/z, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n पाई हमारे पास आ जाएगा। देखो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे सोल्व कर रखा है अच्छे से, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये PDF मैं आपको शेयर करूँगी, तो ये एग्जांपल आप लोग देख लेना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो लगेगा मेरे को करवाने का, वो मैं आपको भी करवा दूँगी। देखो अब ये देखो 6th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड हमारे पास गिवन है z-1 अपॉन में z-1 का क्यूब इंटू में z-2 का क्यूब।
तो जेड इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जेड इज इक्वल टू 1 है, इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो जेड इज इक्वल टू 1 पे कितने ऑर्डर का पोल है, देखो यहाँ पे पावर 1, इसको जब मैं इससे काटूंगी तो जेड माइनस 1 का कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1 पे कितने ऑर्डर का पोल है 2, और जेड इज इक्वल टू 2 पे कितने ऑर्डर का पोल है 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो ऐसे ये पोल हमें यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे हो जाएगी हमारे पास, ये इसका है, सॉरी ये इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे ये करने हैं। ओके, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, अच्छे से कर लेना इनकी तैयारी, सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 14 एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे करना है। देखो 14th पे मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहा है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब, ये हमारे पास इस टाइप से गिवन है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ओबीसी बात है, सिंगुलरिटी आ जाएगी हमारे पास। तो देखो ये 0 हो गया, नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास पाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई, तो जेड इज इक्वल टू एन, जेड इज इक्वल टू एन आ गया। यानी कि अब यहाँ पे देखो टोटल ऊपर कितने की यहाँ पे देखो जेड इज इक्वल टू 0 पे देखना है, जेड इज एन की वैल्यू जब मैं 0 लूँगी तो जेड इज इक्वल टू 0 पे देखो, एक तो यहाँ पे दिक्कत है और एक यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएंगे। यहाँ पे तो -1 है, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो ऊपर यहाँ पे 0 पे, ये ऊपर तो है 3 ऑर्डर की, देखो जेड इज इक्वल टू 0 ऊपर तो है हमारे पास 3 ऑर्डर की 0, नीचे हमारे पास है 5 की। तो ये क्या बनेगा, पोल बनेगा 5 - 3 यानी कि n - m डिग्री का, तो 5 - 3 यानी कि 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2 ऐसे बनेगा। एक पॉइंट पे देखनी है। अब ऊपर इसका पॉइंट क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू 1, तो n को 1 पुट करो, जेड इज इक्वल टू 1 पे इसकी पावर कितनी है हमारे पास 6 और इसकी पावर कितनी है 5, तो क्या बन जाएगी, ऊपर वाली बड़ी है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन जाएगी। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन जाएगी। और जब n बिलोंग करेगा इंटीजर्स में 0 और 1 को छोड़ के, क्योंकि 0 और 1 हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो पोल बन जाएगा क्या 5 ऑर्डर का यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि 0 इस पे था और 1 इस पे था, इन दोनों का हमने डिस्कस कर लिया। अब बचा जो बाकी वैल्यूज बच गई तो अकेला साइन ही संभालेगा, तो यानी कि वो साइन के ऊपर कितनी पावर है 5, तो 5 ऑर्डर का पोल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ऐसे हमने इसको करना है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रेसिड्यू एट ए पोल। ठीक है, रेसिड्यूज हमें यहाँ पे कैसे निकालने हैं, तो वी कैन देखो लेट जेड इज इक्वल टू ए बी ए पोल ऑफ ऑर्डर एम ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये सिर्फ डेफिनेशन आपको पढ़ने के लिए है, बाकी जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। जब तक हम नहीं करेंगे ना तो समझ नहीं आएगा। तो देखो रेसिड्यू निकालने के लिए वी कैन एक्सपेंड एफ जेड इन ए लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन, जो फंक्शन है उसको हमने एक्सपेंड करना है लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन में इन द रीजन 0 लेस देन मोड जेड माइनस ए लेस देन आर, इस रीजन में। ठीक है, और लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास ये होती है, ये आप दिमाग में बिठा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन, इसके बिना हमारे रेसिड्यूज नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपने ये करनी है, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, समीशन n 0 से इन्फिनिटी ए एन इंटू में जेड माइनस ए की पावर n प्लस में n 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस n, यहाँ पे जेड नोट आप कर लेना। ठीक है, इसकी पावर n और यहाँ पे आ जाएगी माइनस ए एन की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, ये होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट कर लो या जेड माइनस ए एन प्लस में 1। ठीक है, और दूसरी बी एन 1/2 पाई आयोटा यहाँ पे हो जाएगी, ऊपर पावर आ जाएगी फंक्शन के साथ ऊपर, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो एफ ऑफ जेड सिमिलर करके तो जेड माइनस ए इसकी पावर माइनस का एन प्लस का 1, ये इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एन प्लस 1 आ जाएगी, इधर माइनस एन प्लस 1 आ जाएगी, बाहर 1/2 पाई ए एन और बी एन हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इन पर्टिकुलर जो b1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड, एन की जगह पे यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और इसकी 0 की किसी की भी पावर 0 फाइनाइट नंबर की तो वो क्या हो जाती है हमारे पास 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 1 सारा, तो हमारे पास बचा एफ ऑफ जेड डी जेड, तो b1 निकल गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। द कोएफिशिएंट ऑफ b1 इज कॉल्ड द रेसिड्यू ऑफ द एफ जेड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से कितनी इंपॉर्टेंट बात निकली है। अगर हम b1 का कोएफिशिएंट निकाल दें, b1 हमारे पास क्या है, ये b1 यानी कि z माइनस जेड नोट की पावर -1, इसका अगर हमें कोएफिशिएंट यानी कि 1/z माइनस जेड नोट का अगर हमें कोएफिशिएंट पता चल जाए, या सीधी जेड नोट हमारे पास मान लो 0 है, तो हमें 1/z b1 n की वैल्यू 1 रखेंगे 1/z, अगर हमें 1/z का कोएफिशिएंट पता चल गया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिड्यू हमारे पास आ जाएगा। सेम सीधी बात ये है, एट जेड इज इक्वल टू ए, तो जेड इज इक्वल टू 0 पे निकालो, जेड इज इक्वल टू 1 पे निकालो, हमें क्या निकालना है
जेड 1/z है, 0 है तो 1/z का कोफिशिएंट, और 1 पे निकालना है तो z-1 यानी कि इसका कोफिशिएंट अगर हम बता देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी यहाँ से निकली है और ये आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी आप ए कर लेना। नेक्स्ट, रेसिड्यू एट ए सिंपल पोल। अब देखो इसको कैसे निकालना है, सिंपल पोल का जो रेसिड्यू है हम कैसे निकालेंगे। इफ़ जेड इज इक्वल टू ए, अगर किसी पॉइंट पर सिंपल पोल बन रहा है, मान लो जैसे ये है 1/z, तो ये सिंपल पोल किस पे बन रहा है, जेड इज इक्वल टू 0 पे, ये जो फंक्शन है ना तो बन रहा है सिंपल पोल। तो देन द लूरेंट एक्सपेंशन एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म, एफ जेड इस टाइप का हो जाएगा, जेड 0 पे बन रहा है तो समीशन एन 0 से इन्फिनिटी ए एन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे समीशन एन 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए, यानी कि 1 में जेड इसकी पावर कितनी है यहाँ पे n, और प्लस में b1 में जेड, इस टाइप से। तो यहाँ से क्या करेंगे, हैंस द रेसिड्यू एट द सिंपल पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए इज गिवन बाय, तो क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ से b1 जो है ना b1 को उठाएंगे, b1 को उठाने के बाद इस समीशन को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ हम b1 को देखेंगे, b1 का जो भी कोफिशिएंट है, जो जेड माइनस जेड नोट का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें b1 आ जाएगा, और b1 जो हमारे पास होगा उसमें क्या करेंगे, जिस पे हमारे पास दिक्कत आ रही है, मान लो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, b1 बराबर है लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0, जेड माइनस 0 पे जेड इक्वल टू 0 पे दिक्कत थी, और एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या था 1/z, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर कोई फंक्शन फाई जेड अपॉन साई जेड की फॉर्म में है, ठीक है ना, वेयर साई जेड क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए एफ जेड, और एफ ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब साई जेड इस टाइप से कोई फंक्शन है तो उसकी सिंगुलरिटी भी हम मतलब एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो इस टाइप से। तो इस फंक्शन का रेसिड्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा उस पॉइंट पे, वो ऊपर वाले में तो सीधा पॉइंट पुट कर देंगे जहाँ पे फंक्शन हमें इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, और नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव करके उस पर पॉइंट पुट कर देंगे, तो हम भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका रेसिड्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका अगर पोल बन रहा है तो b1 का कोफिशिएंट आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है, और दूसरा उसका डेरिवेटिव करके आप कर सकते हैं अगर दो फंक्शन हमारे पास हैं फाई जेड अपॉन साई जेड टाइप में। जब एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर m, अगर m ऑर्डर का पोल है तो उस टाइप में हमने क्या करना है, उस टाइप में आपने सीधा कुछ नहीं करना है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपने वो समीशन ए वाला पार्ट जो रेगुलर पार्ट है, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है एक रेगुलर पार्ट होता है, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और b वाला जो सेकेंड नंबर वाला है उसको हम खोलेंगे b1/t b2/t स्क्वायर m तक खोलेंगे, क्योंकि m ऑर्डर की पोल है ना तो वहाँ तक जाएगा वो, और फिर उसका यहाँ से b1 का जो कोफिशिएंट है 1/t इन दी अबोव एक्सपेंशन, तो उसका कोफिशिएंट हम देखेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, उसका रेसिड्यू आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, b1 का कोफिशिएंट ही मेन मैटर होता है यहाँ पे, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब बचाएगा। इन्फिनिटी पे कैसे करेंगे, इन्फिनिटी का मतलब इफ द फंक्शन हैज़ नो एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी और इज एनालिटिक देयर, देन दिस इज गिवन बाय -1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। क्वेश्चन से करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। इसमें भी सेम है, अगर इन्फिनिटी पे हमें चेक करना है ना तो हम सीधा क्या करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फंक्शन की मल्टीप्लाई -z से कर देंगे और उसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ -1/z का हम कोफिशिएंट वहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेसिड्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। इसमें भी सेम वही बात लिखी है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि हमें रेसिड्यू कैसे निकालना है। इतना ऑब्जर्व करने के बाद हमने सिर्फ एक बात सही पकड़ी है, वो क्या है, मेन बात है हमें कोफिशिएंट ढूंढना b1 का, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब देखो इसका सोल्व कैसे करते हैं, फाइंड ईच पोल एंड इट्स ऑर्डर एंड कैलकुलेट रेसिड्यू ईच ऑफ द पोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आप अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लेना, जो ऊपर की हमने ये बकवास थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, जो मेन बात तो उसमें एक ही निकल के आई है, सबको पता है, बाकी जो इसमें लिखा हुआ है तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पोल्स क्या बनेंगे, z इज इक्वल टू 1 पे और z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास पोल बनेगा कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, z इज इक्वल टू -2 पे बनेगा 1 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमने बन दिया, ये सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 2 सिंपल पोल लिख दिया। अब रेसिड्यू निकालना है हमें, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी पॉइंट पे निकलेगा, तो z इज इक्वल टू 1 पे जब हम रेसिड्यू निकालेंगे f ऑफ 1 तो हम क्या करेंगे, तो हम सीधा डेरिवेटिव फाई जेड हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस
2 हो जाएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम है ना वो पॉइंट हमने नहीं लेना है, वो पॉइंट हमने नहीं लिया, तो वो फंक्शन अलग से कंसीडर कर लो। वो क्या बन गया हमारे पास 5z, ठीक है 5z बन गया। और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये देखो z-1 कितने ऑर्डर का पोल है, 2 ऑर्डर का यहाँ पे पोल है, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 5z का, जो फंक्शन हमारा बच गया, क्योंकि इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, इसको हमने ये देखना है कि कितने ऑर्डर का पोल है। z=1 पे ये 2 ऑर्डर का पोल है, तो इसका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, f(1) जो फंक्शन हमारा अलग से बचा है उस पर डेरिवेटिव करना है। कितने ऑर्डर का पोल है, 2 माइनस में 1, कितने पे 1 पे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1 फैक्टोरियल। मतलब 2 ऑर्डर का पोल है तो उसका एक बार डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया और उस पर एक वैल्यू पुट कर दो, और ये आ गया हमारे पास 5/9। तो रेसिड्यू निकल आया हमारे पास f(1). आया समझ में। अगर यहाँ पे 3 होता ना तो क्या करते, 5 2 बार उसका डेरिवेटिव करते, कितनी बार करते, 2 बार, 3 में से 1। तो फॉर्मूला हमारा यही चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर m ऑर्डर का हमारे पास पोल है तो, ठीक है। ये निकल गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5/9। अब रेसिड्यू निकालना है -2 का, तो -2 का इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या होगा, z² अपॉन में z-1 का स्क्वायर। तो -2 का करना है, तो -2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर। सीधा लिमिट पुट कर दो, z अप्रोचेस टू -2, तो यहाँ पे -2 हम पुट कर देंगे, ये हमारा खत्म हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूले से सलीके से जब हम करेंगे, अगर पेपर में आ जाए तो इस टाइप से, रेसिड्यू ऑफ f-2, अगर सिंपल पोल है तो यहाँ पे लिमिट z अप्रोचेस टू -2, z z0। देखो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, अगर सिंपल पोल है तो देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ये है, इस टाइप से अगर पोल ऑफ ऑर्डर है तो ये बताया था। दूसरा हमने पढ़ा था अगर सिंपल पोल है तो उसमें हमने क्या करना है, ये रहा सिंपल पोल अगर आ जाए तो z=a। तो 2 फॉर्मूले हमारे पास ये हो गए, सिंपल पोल हो गया और एक हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर m, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2 फॉर्मूले हमारे पास ये हैं, तो दोनों से हमारे पास आ गया 4/9 और 5/9। इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछेंगे अगर रेसिड्यू का पूछेंगे तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोची रेसिड्यू थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, सारे रेसिड्यूज निकालो जिस भी पॉइंट पे है और उन सबको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड, मतलब उन सबको सारे रेसिड्यूज को हम ऐड कर दें, जितने भी रेसिड्यू हमने निकाले जिस पॉइंट पे ऐड करके और उसकी 2 पाई आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा वो बन जाएगी कोची रेसिड्यू थ्योरम, यानी कि कोची रेसिड्यू थ्योरम हमारे निकल आएगी अगर वो पूछे तो। देखो अगर एफ रेगुलर पॉइंट है, ये कोची रेसिड्यू थ्योरम की डेफिनेशन भी आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्या बोली है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा समीशन ऑफ ऑल रेसिड्यूज निकालो, उनको सम करो और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास है कोची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। दूसरी थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ एन एनालिटिक फंक्शन हैज ए सिंगुलैरिटी, अगर किसी एनालिटिक फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी है एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन द सम ऑफ द रेसिड्यूज एट दिस पॉइंट्स अलोंग विद इन्फिनिटी इज 0। तो इस पॉइंट के अलोंग जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। विद इन्फिनिटी क्या आ जाएगी, 0। अभी इसका भी क्वेश्चन देखो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे रेसिड्यूज का समझ आ गया ना, वैसे ही इसका भी देखो। इवेल्युएट z-3 अपॉन में z² + 2z + 5 4z + 1 इंटीग्रेशन है अभी ये, और इसके रेसिड्यू निकालना है, तो ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। आप इसको कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी मेरे को करके दिखाना है ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम आएगा। और मैं यहाँ से अब इसको कोची रेसिड्यू थ्योरम से कर रही हूँ। तो ये है हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है z+1 माइनस आयोटा = 2। तो इसको जब मैं इसको ओपन करूँगी तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी, देखो z+1 माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ऐसे खोलते हैं ना, -2 यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू z, और ये हो जाएगा -2, ये तो 2 है, माइनस का 1 प्लस का आयोटा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2 में से गया 1 प्लस में आयोटा। तो इसके इस इंटरवल के बीच की वैल्यूज़ जो आएंगी वहाँ पे हम करेंगे। अगर इनके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम वहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर हमारे पास आए -1 प्लस -2 आयोटा, और जो इसको हमने करा था इसमें हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा एग्जिस्ट करेगा, -1 -2 आयोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हमारा सर्कल बनेगा उससे बाहर चला जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। जो अभी मैंने जेड की वैल्यू बताई है, तो एक ही वैल्यू इनसाइड करेगी, इस सर्कल के अंदर एक ही वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। बता दिया कैसे करनी है। अब उसके बाद क्या है,
एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन सी एक्सेप्ट, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक, क्योंकि इस पॉइंट पे तो ये सिंगुलैरिटी दे रहा है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, एनालिटिक बन जाएगा। तो नाउ रेसिड्यू हमें इस पे निकालना है। तो जब कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से करोगे तो इसके फैक्टर लिखोगे तो इस फैक्टर से हमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से निकालना है, तो वो आप निकालना जरूर, ठीक है। तो देखो ये हो गया, रेसिड्यू निकालना है अब इस पॉइंट पे, रेसिड्यू निकालना है तो सिंपल पोल बनेगा, तो सिंपल वाला फॉर्मूला आप लगा दो, लगा दिया तो ये फैक्टर, इसके फैक्टर बनाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक फैक्टर हमारा बचेगा, ये वैल्यू हम उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही रेसिड्यू हमारा निकला है एक ही पॉइंट पे, तो सीधा आंसर आ गया। अगर दो पॉइंट दोनों लाई कर जाते ना, तो जब कोची ये इंटीग्रेशन का सवाल इसने पूछा था तो दोनों पॉइंट पे निकाल के दोनों को सम करके और क्या करते, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कुदरती हमारा एक ही पॉइंट निकल आया सिंगुलैरिटी जिसपे हमने ये चेक किया था, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। और जब आप टेस्ट दोगे इसका भी मैं अलग से मॉक टेस्ट बनाऊंगी ओनली कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, ओनली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसमें सारे टॉपिक्स ही होंगे, सारे रेसिड्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रखूँगी और हमारे जो हैं कोची रेसिड्यू थ्योरम के क्वेश्चन रहेंगे, रेसिड्यूज के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये एक ही मॉक टेस्ट इसका मैं आपको दूँगी बना के, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे कंप्लीट, जो ये हमारा रहेगा ना कंप्लीट हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 20 या 25 जितने भी रहेंगे ना उतने ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन एक ही मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखती हूँ मैं एक मॉक टेस्ट, ये देखो सिलेबस ये है ना, तो एनालिटिक फंक्शन से लेके और यहाँ तक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। तो इसमें ये जितना भी ये पार्ट हुआ ना, इसके सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा हमने करने हैं, रेसिड्यू के, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के जो एग्जांपल है, एनालिटिक फंक्शन के और सीआर इक्वेशंस जो दी है और सिंगुलैरिटीज़, ठीक है। तो इसके एग्जांपल मैं एक मॉक टेस्ट बनाऊंगी और उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन बना के आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूँगी, फिर आप वहाँ से इसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे इसकी भी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि रेसिड्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का भी क्या पता दोनों को मिला के एक पार्ट में दे दे 5-5 नंबर का, ठीक है ना। तो अच्छे से करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और मॉक टेस्ट इसका मैं आज या कल तक बना दूंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी इसके, ठीक है, मॉक टेस्ट में। तो वहाँ वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम कौन सा करें, जो इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले हम वही उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो पीडीएफ आप ले लेना और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर देना, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।